नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। और आज हम जहां बैठे हुए हैं, ये केंद्रीय कार्यालय है तुलसी साहित्य अकादमी का। और हमारे साथ है तुलसी साहित्य अकादमी के निदेशक या कहें अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद। मोहन तिवारी आनंद जी का अगर हम परिचय करें तो लगभग 100 पुस्तकों के आप रचयिता हैं, 100 किताबें आपने लिखी हैं। इसके साथ-साथ पूरे देश में तुलसी साहित्य अकादमी को भेजने का उन्हें श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि देश के 256 जिलों में तुलसी साहित्य अकादमी गठित है और हिंदी के लिए काम कर रही है। तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर मोहन तिवारी जी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे साथ बैठ कर के आप चर्चा करने का समय दिया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि तुलसी साहित्य अकादमी का जो काम है, वो केवल हिंदी भाषा के लिए है कि और भी जो हिंदी की सहायक भाषाएँ उनके लिए भी काम करता है? ये प्रश्न मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदी के साथ-साथ जो हिंदी की बोलियाँ हैं, उन पर भी अपना विचार रखते हैं। बोलियों की वजह से ही भाषा समृद्ध होती है। चाहे हिंदी हो में बुंदेली, ब्रज और बिहार की भोजपुरी भोजपुरी, है और मैथिली। मगधी है, इधर खंडवा, खरगोन तरफ निमाड़ है और अपनी माल मालवी है, छत्तीसगढ़ी है। तो इस प्रकार से इन सभी बोलियों को मिला कर के हिंदी बनती है। तो हिंदी जो खड़ी बोली के नाम से जो लोग हिंदी कहने लगे हैं, वास्तविक में वो अकेली खड़ी बोली थोड़ी हिंदी है। ये हिंदी की सब सहायक बोली, जैसे गंगा है, अब गंगा अकेली नदी थोड़ी है, लाखों नदियाँ नदियाँ देश की सहायक। उसमें मिली हैं। इसी तरह से भाषा की समृद्धि के लिए उनकी बोलियों का विकास होना बहुत आवश्यक है। तो हम बोलियों के साथ भी काम कर रहे हैं, वो भाषा हिंदी भाषा का तो कर ही राजभाषा के जो हिंदी रूप है, उसके स्वरूप में मिलकर के काम तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन बोलियों को साथ में लेकर। अ, आपसे यही जानेंगे अब इसके बाद कि बुंदेली के लिए कोई एकेडमी नहीं बनी हुई है। तो एक तरीके से राजाश्रय बुंदेली को उस तरह से प्राप्त नहीं है जैसा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? इस बारे में हम लोगों ने इसके बारे में माँग करी है। विंध्य वालों ने भी, बघेल खंड के रीवा साइड संभाग के वालों ने और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को इसका ज्ञापन भी दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि ये अपने मध्य प्रदेश में ऐसे ही 4 ही 5 बोलियाँ ज़्यादातर चलती हैं, तो हर बोली के लिए हम एक अलग से बोली विकास विभाग बनाएँगे, जिसमें सभी बोलियों के ऊपर काम हो जाएगा। तो इस पे हमें भी अच्छा लगा कि वो सभी बोलियों को बोलने वाले लोग हमारे साथ बैठेंगे, तो हम बघेली सीखेंगे, वो बुंदेली सीखेंगे, हम निवाड़ी सीखेंगे, वो बुंदेली सीखेंगे। ये सब चर्चा में है और पुनः प्रयास करते हैं, स्मरण कराते हैं कि साहब अभी तक हमारे इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 2-3 महीने पहले ही ज्ञापन दिया था। सर, एक और बात आपसे करेंगे कि आपके जो हमने ग्रंथ देखे हैं, ये सब शोध ग्रंथ हैं। जैसे बुंदेली संस्कृति या साहित्य पर, और आपने बहुत अच्छे पौराणिक विषयों को लेकर उपन्यास लिखे हैं। लेकिन आज का युवा जो 30 सेकंड में रील स्क्रॉल कर देता है, उस युवा को प्रभावित करने के लिए आप जैसे बड़े साहित्यकारों के पास क्या कलेवर है, क्या योजना है? देखिए, साहित्य के बारे में ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी हैं लोग बागों ने, काव्य लोग पढ़ते नहीं हैं, किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं, किताबें कोई खरीदते नहीं हैं, ये सच्चाई नहीं है। साहित्य को पढ़ने वाले आज भी विद्यमान हैं और बड़ी लालायत होकर के पढ़ते हैं। ये जो मोबाइल वाला है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये भ्रम बड़े जल्दी टूटने वाला भी है, क्योंकि इससे आँखें भी जा रही हैं, बीमार भी हो रहे हैं, मानसिक रूप से पागल भी हो रहे हैं। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, ये चिर है, स्थायी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, जैसे हमने मेरे खुद के लेखन में है, जैसे बुंदेलखंड का साहित्य, बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड का स्थापत्य, अब ये कहीं कोई किताबें उपलब्ध नहीं थी। और अगर हैं तो कोई ने थोड़ा बहुत लिखा 2 है। जिले के बारे में लिख दिया, कोई ने 4 जिले के, लेकिन मैंने तो बुंदेलखंड के पूरे जिले जितने आते हैं, उनका सबका बारे में वर्णन किया है और वहाँ के आज़ादी के संग्राम में कितने लोगों ने क्या योगदान दिया है। आला ऊदल से लेकर के पृथ्वीराज चौहान वाले युद्धों को लेकर के, महपाल का, जयचंद का,
जैसे मेरी दृष्टि में जयचंद गद्दार राजा नहीं था, जो लोग बाग गद्दार कहते हैं, वो तो बड़ा देशभक्त था। जिसके लड़के की हत्या कर दो, जिसकी लड़की का अपहरण कर लो, वो उस दुश्मन का साथ देगा। उसने कोई गलत काम नहीं किया है। और अब मैं आपको उसकी किताब भी भेंट करूँगा, आप पढ़िएगा, तो आप कहेंगे कि जयचंद गद्दार नहीं था। तो इस प्रकार से जो ये लेखन है, जो आपका प्रश्न था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पुस्तकें हमेशा पढ़ी जा रही हैं और पढ़ी जाएँगी। लेकिन जो साहित्य आ रहा है, वो साहित्य पठनीय तो हो, उसकी उपादेयता तो हो, वो समाज को कुछ देने वाला तो हो। मैं जो किताब, जैसे मैंने रामायण पे 5 उपन्यास लिखे, सबके सब पुरस्कृत हैं। वो सब मेरे पास ऐसी कृतियाँ नहीं है कि मैं आपको एक कृति उठा के दे दूँ। सीधा वहाँ प्रेस से मंगानी पड़ती हैं, खत्म हो जाती हैं, रहती हैं। तो मैंने पहले ही लिखा, जो मध्य प्रदेश शासन की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ। मैंने अभी ये मंथरा लिखा, आपके सामने ही है ये मंथरा। तो इसके बारे में ये हुआ कि ये अभी 2 महीने पहले आया छप करके, और साहब ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 21,000 रुपए का पुरस्कार इसमें दिया गया। शूर्पणखा लिखा। अब सब लोग कहते हैं शूर्पणखा राम के विरोध थी, सीता के साथ ऐसा किया, वो किया। मैं कहता हूँ वो राम की समर्थक थी, क्योंकि जब उसके पति की हत्या रावण ने कर दी, तो वो अपने पति से कहती है कि मेरे जीवन को यूं उजाड़ तू चैन नहीं ले पाएगा, हे लंकेश्वर निज करनी पर तू सरदुंधन पछताएगा। और अपने पति के चरणों में कहती है शपथ उठा के, हे वीर तुम्हारे चरणों की सौगंध उठाती हूँ और लंकाधिपति का वंश नाश करने की शपथ उठाती हूँ। अब साहब आप बताइए हमें शर्मा जी कि यदि वो ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने जा रही है, और इधर वनवास में राम भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कि मैं राक्षस वंश का विनाश करूंगा, तो दोनों एक हो गए ना। ये दोनों मिलकर के राक्षस जाति के विनाश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही मंथरा, जो वो हाँ मंथरा के बारे में मैंने लिखा कि मंथरा अगर नहीं होती तो राम वनवास नहीं जाते, और फिर राम वनवास नहीं जाते तो ये जो राक्षसों का संहार जो इन्होंने वचन दिया था विष्णु जी ने मन शत्रुपा को कि हम आपके बेटे के रूप में जन्म लेकर के और राक्षसों का, इनका आतताइयों का विनाश करेंगे, ये पूर्ति कैसे हो? तो कैकेयी, वैदेही, मंथरा, विभीषण और शूर्पणखा 5 उपन्यास मैंने इसके। कहने का मतलब ये है कि अगर पठनीय कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कोई साहित्य लिखा जाता है, तो निश्चित तौर से वह पढ़ा जाता है और ढूंढते हैं लोग, जिसकी उपादेयता हो। और आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसकी उपादेयता कम है, इसलिए लोग दोष लगाते हैं कि किताबें अब कोई पढ़ता नहीं है। और एक बात से मैं आपकी बहुत अंदर से प्रफुल्लित हूँ कि आपने कहा ये भ्रम टूटने वाला है, मोबाइल वाला। तो निश्चित तौर से हम सब आशा करेंगे कि ये भ्रम टूटे और हम फिर किताबों की तरफ लौटें। देखिए सर, ये विज्ञान का युग है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सब अपना हितानहित जानते हैं। ये दिन रात कैमरे में, मोबाइल में, लाइट में आप देखते रहोगे तो आंखों की रोशनी चाहिए। फिर आपके मस्तिष्क को शांति चाहिए ना भाई। किताब पढ़ रहे, 2 पेज पढ़े, थकान आ गई, रख ली, फिर अपना पढ़ने लगे। लेकिन इससे तो आप एक बार चिपक गए मोबाइल से, स्क्रीन से, तो नहीं। तो साइंस के युग में हर आदमी अपना भला और बुरा समझ रहा है। निश्चित है वो जान रहे हैं जो दुष्परिणाम है। जैसे वो गुटखा खाने वाले थे, अब वो मेडिकली जब उन्हें तकलीफ हुई तो छोड़ रहे हैं, और जाके वो ये पंडित पुजारी महंतों के पास जाके महाराज हमारा गुटखा छोड़ा दो, महाराज हमारी शराब छोड़ा दो। तो वो भी हंसते हैं कि पीते तुम हो, छोड़ा महाराज ने। तो ये भ्रम टूटेगा। और मैं एक बताऊं कि पुस्तकों का पढ़ना, जैसे रामचरितमानस आज 500 साल हो गए, तुलसीदास जी ने लिखा था, तब से लेके आज तक आप देखो कि वो आदमी जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिसने एक अक्षर पढ़ा नहीं है, लेकिन आपसे बात करेगा तो उदाहरण देगा रामचरितमानस की 100 पंक्ति। यही लिखित साहित्य की विशेषता है कि वो स्थायी रहता है, चिरस्थायी रहता है। आपके पास पुस्तक है, जहाँ भूले पेज पलटा, पढ़ लिया, लेकिन मोबाइल में या और किसी चीज माध्यमों से प्राप्त
इससे टीवी चैनल से प्राप्त चीज़ आपके पास स्थायी नहीं है। 10 मिनट बाद अपन भूल भी जाते हैं। स्मरण रखने के लिए तो पुस्तक चाहिए ना। इसलिए साहित्य को हमेशा पढ़ा जाएगा और लोगों का रुझान बढ़ रहा है अब तो किसी के बाद। साहित्य हमेशा पढ़ा जाएगा, रुझान बढ़ रहा है। निश्चित तौर से आज भी रामायण जो है उसकी उपादेयता है और उपादेय साहित्य रचा जाएगा, तो वो युग को भी पलटेगा और कहीं न कहीं दिशा भी दिखाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।